हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज़ ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 26 मई 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप वीडियो का एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको दो क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए श्रम सिद्धि अभियान लॉन्च किया है। तो रिसेंटली एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए श्रम सिद्धि अभियान लॉन्च किया है। आप याद रखिएगा पर्पज़ क्या है, जो ग्रामीण इलाकों में यानी कि रूरल एरियाज़ में लेबर्स रह रहे हैं और वहाँ के प्रवासी मजदूर जो एमपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आके इंदौर भोपाल में काम करते हैं, उन सभी को उन्हीं के गांव में रोजगार प्रोवाइड करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने श्रम सिद्धि अभियान लॉन्च किया है। तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप एमपी ही सरकार ने लॉन्च किया है। क्यों? ताकि स्टूडेंट अपने घर से ही अपनी स्टडी कंटिन्यू रख सकते हैं लॉकडाउन के दौरान। तो टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप भी एमपी का ही है। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था दीदी व्हीकल सर्विस, ये एमपी के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जो है ट्राइबल वुमेंस द्वारा स्टार्ट की गई थी प्रेग्नेंट वुमेंस को फ्री में व्हीकल की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो दीदी व्हीकल सर्विस भी एमपी से है। तो ये तीन फैक्ट आप याद रखेंगे। बात करते हैं एमपी की, तो सीएम आपको बता दिए शिवराज सिंह चौहान जी हैं। गवर्नर कौन है? लालजी टंडन जी। इस समय एमपी की नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत चर्चा में है क्योंकि नामीबिया से 2 चीते लाए जा रहे हैं और एमपी के नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। तो आप याद रखेंगे। एमपी का एक नेशनल पार्क है पेंच नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाता है। और एक एमपी का टाइगर रिजर्व है पन्ना टाइगर रिजर्व, ये यूपी के साथ बॉर्डर बनाता है। तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्पोर्ट को इंडस्ट्री का स्टेटस प्रोवाइड किया है। रिसेंटली मिजोरम सरकार ने स्पोर्ट को इंडस्ट्री का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया है। क्यों? इससे स्पोर्ट को प्रमोट करने में हेल्प मिलेगी, साथ ही साथ आप स्पोर्ट में भी इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं। लोगों को इंस्पायर किया जाएगा कि वो मिजोरम में जाके स्पोर्ट में इन्वेस्ट करें। तो आजकल आप जानते ही हैं आईपीएल चल रहा है, तो खेल से अच्छा बिजनेस कुछ भी नहीं है। तो आप याद रखिएगा, मिजोरम सरकार ने स्पोर्ट को जो है इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है। बात करें अगर मिजोरम की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कैपिटल है इसकी आइजावल। सीएम कौन है? जोरांग थांगा यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो आप याद रखेंगे रिसेंटली मिजोरम ने स्पोर्ट को इंडस्ट्री का स्टेटस दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो रिसेंटली प्रकाश जावड़ेकर जी ने 22 मई को संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया। 22 मई को क्यों? क्योंकि उस दिन आपका इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे था। मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। इस बार का थीम क्या था बायोडाइवर्सिटी डे का? तो आवर सोल्यूशन इन नेचर, ये था थीम। तो आवर सोल्यूशन इन नेचर थीम को प्रमोट करने के लिए हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने टोटल 5 बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव लॉन्च किए थे इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे वाले दिन। उनमें से एक था आपका संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसका पर्पज़ क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को बढ़ावा देना, यानी जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत होगा क्या? जो आपका संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम है, इसमें जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएट कर सके हैं उनमें से 20 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा 7 ईयर्स के लिए और उनको कुछ धन मुहैया करवाया जाएगा ताकि बायोडाइवर्सिटी पे वो अपना रिसर्च आगे बढ़ा सकें। तो आप याद रखिएगा, संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम इसको किसने लॉन्च किया है? प्रकाश जावड़ेकर जी ने। इसको सिर्फ इन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन कभी आपसे एग्जाम में पूछ लें कि इसको जो है स्टार्ट किसने किया था, तो इसका पूरा नाम है जो आपका संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम, इसका पूरा नाम है इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसको स्टार्ट किया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने। किसकी मदद से? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से। तो इसका पूरा नाम क्या है? इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये आपका नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और यूएनडीपी की संयुक्त पहल है। देखिएगा, इसको लॉन्च किया है इंडिया में किसने? प्रकाश जावड़ेकर जी ने, वर्चुअल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवीर सिंह दोसांझ, इनका दूसरा नाम है बलवीर सिंह सीनियर। रिसेंटली इनका निधन हो गया। आपको बताना है ये किस गेम से रिलेटेड थे। ये एक फेमस स्पोर्ट पर्सनालिटी थे। ये किस गेम से रिलेटेड थे? तो हॉकी से रिलेटेड थे आपके बलवीर सिंह दोसांझ जी। कहाँ के रहने वाले थे? पंजाब के रहने वाले थे। खास बात क्या है, देखिए आज तक किसी ने भी 5 गोल जो है नहीं दागे हैं हॉकी में। हालांकि मैं बता दूं आपका जो 1952 का ओलंपिक हुआ था उसमें नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल में भारत ने जो गोल किए थे उसमें से 5 गोल अकेले बलविंदर सिंह जी ने दागे थे। तो ये आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है इनका। 3 बार उन्होंने ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड दिलवाया है। और बता दूं 1956 में जो मेलबर्न में ओलंपिक हुए थे उसमें इन्होंने हॉकी टीम की कैप्टन की भी भूमिका निभाई है। तो वो 3 बार ओलंपिक कब हुए? 1948 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड दिलवाया इंडिया को। उसके बाद 1952 में जब नीदरलैंड के खिलाफ इन्होंने 5 गोल दागे थे, जो हेलसिंकी में ओलंपिक हुआ था उसमें भी गोल्ड दिलवाया गया इंडिया को। और 1956 में आपका मेलबर्न में तो ये कैप्टन ही थे। तो आप याद रखिएगा, तो 1948, 1952,
और 1956। इन तीनों ईयर्स में इन्होंने इंडिया को ओलंपिक में गोल्ड दिलवाया है अपने हॉकी स्टिक से। इसके अलावा आप ये एक फ़ोटो और देखिए, इनका भी निधन हो गया, आप याद रखिएगा, आर सनमुखम जी, इनका भी निधन हो गया। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और ये फुटबॉल के फेमस प्लेयर थे, आप इतना याद रखेंगे। तो आर सनमुखम जी तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, फुटबॉल के फेमस प्लेयर थे, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन बैंक ने रिसेंटली सीनियर सिटीजन्स के लिए केयर फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है? तो रिसेंटली HDFC बैंक ने सीनियर सिटीजन्स को हाई इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करने के लिए केयर फिक्स डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की है। इसमें नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट स्कीम से 0.25% हायर इंटरेस्ट रेट पे किया जाएगा जो भी फिक्स डिपॉजिट होगा। तो आप याद रखिएगा, केयर फिक्स डिपॉजिट स्कीम HDFC बैंक। इसके अलावा कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी सीनियर सिटीजन्स की सेविंग के लिए वी केयर नामक एक स्कीम लॉन्च की थी। और ICICI बैंक ने क्या लॉन्च किया था? तो गोल्डन ईयर FD स्कीम ICICI बैंक ने लॉन्च की थी। तो आप तीनों स्कीम याद रखेंगे, SBI की वी केयर, ICICI बैंक की गोल्डन ईयर FD स्कीम और HDFC की सीनियर सिटीजन केयर फिक्स डिपॉजिट स्कीम। तो केयर फिक्स डिपॉजिट स्कीम HDFC की यहाँ पे रखिएगा। बात करें अगर HDFC की, तो 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई का और वर्तमान में इसके CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आदित्य पुरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेमी हैम्पटन, रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। आपको पता है किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो जेमी हैम्पटन USA की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। रिसेंटली इन्होंने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट, आप याद रखिएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाओमी ओसाका वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बन गई हैं, वर्ल्ड की हाईएस्ट पेड फीमेल एथलीट बन गई हैं और उन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया, जो कि सेरेना विलियम्स भी अमेरिका की थी। तो आप याद रखिएगा, जेमी हैम्पटन इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। फेमस टेनिस प्लेयर थी, कहाँ की? अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने री स्टार्ट पैकेज का फर्स्ट ट्रेंच लॉन्च किया है? तो रिसेंटली आंध्र प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने री स्टार्ट पैकेज का फर्स्ट ट्रेंच लॉन्च कर दिया। टोटल 450 करोड़ का ये ट्रेंच है, आप याद रखिएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में जो करंट अफेयर्स करवाया था तो बताया था कि री स्टार्ट पैकेज आंध्र प्रदेश सरकार ने MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए लॉन्च किया था। इस दौरान वो MSME सेक्टर को फिनांस प्रोवाइड करती थी, मैंने आपको बताया था। तो इस दौरान आपका फर्स्ट ट्रेंच लॉन्च कर दिया गया है 450 करोड़ का। सेकंड ट्रेंच बताया जा रहा है कि 459 करोड़ का होगा, वो जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आप देखिएगा, री स्टार्ट स्कीम MSME सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, निगाह ऐप आंध्र प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च किया था। क्यों? पंचायत इलेक्शन पर निगरानी के लिए निगाह ऐप लॉन्च किया था। निगाह ऐप जो है वो आंध्र प्रदेश का है और निगाह स्कीम जो है, निगाह स्कीम, वो हिमाचल प्रदेश की है। तो इतना अंतर आप याद रखेंगे। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा, विशाखापट्टनम करके एक डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर LG पॉलीमर के प्लांट में स्टायरिन गैस लीक हो गई थी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। तो आप याद रखिएगा, LG पॉलीमर जो कि साउथ कोरिया की एक कंपनी है, उसके प्लांट में विशाखापट्टनम में स्टायरिन गैस लीक हो गई थी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। तो यह सारे फैक्ट आंध्र प्रदेश से इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश की वर्तमान कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। किसके साथ शेयर करते हैं? तेलंगाना के साथ। 2024 यानी 2024 तक ये कैपिटल बनी रहेगी आंध्र प्रदेश के लिए। हालांकि आंध्र प्रदेश अपनी नई कैपिटल अमरावती में बना रहा है। तो आप याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश इंडिया का पहला स्टेट है जिसका गठन हुआ था भाषा के आधार पे। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे इस्टेब्लिश होने वाला पहला स्टेट इंडिया का कौन सा है? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है, रिसेंटली रिसर्चर्स ने कांगड़ा टी में एक केमिकल पाया है जिसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि कांगड़ा टी ह्यूमन बॉडी में कोरोना वायरस इन्फेक्शन को रोकने का एक बेटर ऑप्शन है। आपको बताना है कांगड़ा कहाँ पे स्थित है? तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांगड़ा वैली आपने सुना होगा। यहाँ पर टी की एक फेमस किस्म उगाई जाती है, उसमें कुछ केमिकल एलिमेंट्स पाए गए हैं जो कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से हमारी बॉडी में रोकते हैं। इसलिए कांगड़ा टी इस समय बहुत चर्चा में है। ऐसा कहा जा रहा है, इस समय देखिए हम लोग कोविड-19 के ट्रीटमेंट में एंटी-HIV ड्रग का यूज़ कर रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऐसा देखा गया है कि कांगड़ा टी जो है एंटी-HIV ड्रग से भी बेहतर कार्य कर रही है। तो आप देखिएगा, कांगड़ा टी के कुछ एलिमेंट्स ऐसे पाए गए हैं जो बॉडी में कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने में सक्षम है। आप इतना याद रखिएगा। और कांगड़ा वैली कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मैं बता दूं आपको, कांगड़ा टी को 2005 में GI टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी प्रोवाइड हो चुका है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो CM कौन है? जयराम ठाकुर यहाँ के CM हैं। आप यहाँ देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश। और गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। हिमाचल प्रदेश का पिन वैली नेशनल पार्क बहुत फेमस है, तो आप याद रखिएगा। तो कांगड़ा टी और कांगड़ा दोनों हिमाचल प्रदेश में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल मून सॉइल के लिए किसको पेटेंट दिया गया है? तो रिसेंटली इसरो
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को आर्टिफिशियल मून सॉइल के लिए पेटेंट दिया गया है। जब ये अपना चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च कर रहे थे तो उस समय उसकी टेस्टिंग के लिए मून सॉइल चाहिए थी। अमेरिका ये मून सॉइल काफ़ी महंगी इंडिया को दे रहा था, लगभग 1000 रुपीज़ पर केजी, और इंडिया को चाहिए कितनी थी, 60 से 70 टन चाहिए थी, 60 to 70 टन चाहिए थी, तो वो काफ़ी महंगी पड़ती। इसलिए इंडिया ने तमिलनाडु के सलेम में एक अनार्थोराइट्स करके स्टोन्स पाए जाते हैं, अनार्थोराइट्स इसकी चट्टानें पाई जाती हैं, तो उससे बनाया था आपकी आर्टिफिशियल मून सॉइल। इसमें जो आपके तमिलनाडु की पेरियार यूनिवर्सिटी थी उसने भी इसरो का सहयोग किया, तो इसरो के साथ साथ पेरियार यूनिवर्सिटी को भी आर्टिफिशियल मून सॉइल के लिए पेटेंट दिया गया है। आप देखिएगा पेटेंट देता कौन है, तो देखिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, उसके अंतर्गत इंडियन पेटेंट ऑफिस है जो मुंबई में स्थित है, वो देता है आपका पेटेंट। तो पेमेंट देता है आपका इंडियन पेटेंट ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। इंडिया में पेटेंट एक्ट 1970 में पास हुआ था, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। इसके तहत 20 ईयर्स के लिए किसी को पेटेंट दिया सकता है। इसरो ने 2014 में अप्लाई किया था आर्टिफिशियल मून सॉइल के लिए, तो 2014 से लेकर 2034 तक इसको ये पेटेंट दे दिया गया है। बात करते हैं इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। किसने स्थापना की थी, तो विक्रम साराभाई, जिनको इंडियन स्पेस का फादर कहा जाता है, यानी भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान का पितामह कहा जाता है, आप याद रखिएगा। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर कौन है, के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए किसने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन के क्लिनिकल ट्रायल पर बैन लगा दिया है, तो रिसेंटली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर बैन लगा दिया है। इनका कहना है कि कोविड-19 जो पेशेंट होते हैं उन पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वैक्सीन का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और ऐसा कहना क्यों है, क्योंकि लांसेट करके एक मैगजीन है लांसेट, उसमें एक रिसर्च छपा था, उसमें कहा गया था कि कोविड-19 पेशेंट पर इस दवा का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और इस दवा को खाने के बाद मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। इसीलिए WHO ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर बैन लगा दिया। और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, हमारे इंडिया में ICMR जो इंडियन मेडिकल फील्ड की एपेक्स बॉडी है, उसके जो डायरेक्टर हैं बलराम भार्गव, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, WHO सिर्फ इंडिया को बदनाम करने के लिए या फिर इंडिया की इस दवा को बदनाम करने के लिए ऐसा कह रहा है। और एक तरह से WHO पे प्रो चाइना जो इल्ज़ाम लगते रहे, तो ICMR का ये भी कहना है कि ऐसा करके WHO चाइना की मेडिसिन को प्रमोट करना चाहता है जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम की जा रही हैं या फिर यूज़ ली जा रही हैं। तो आप याद रखिएगा WHO ने रिसेंटली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल पर बैन लगा दिया है। बात करते हैं WHO की, तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडहानम, और डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल कौन है, सौम्या स्वामीनाथन, जो चेन्नई से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंट्री ने रिसेंटली कोविड-19 के कारण फॉर्मली यानी औपचारिक तौर पर रिसेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो रिसेंटली जापान ने औपचारिक तौर पर अनाउंस कर दिया है कि कोविड-19 के कारण उसकी अर्थव्यवस्था रिसेशन में चली गई है। रिसेशन होता कैसे है, लगातार 2 क्वार्टर तक अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखा दे तो उसको कहते हैं रिसेशन। तो जापान की इकोनॉमी पिछले 2 क्वार्टर से यानी पिछली 2 तिमाहियों से लगातार नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी जा रही है उसमें, इसलिए कोविड-19 के कारण जापान ने ऐसा अनाउंस कर दिया, तो आप ये याद रखेंगे। इसके अलावा जापान ने रिसेंटली कोविड-19 सक्सेसफुली जो है उसको कंट्रोल कर लिया है, इसलिए नेशनल इमरजेंसी भी विड्रॉ कर ली है। तो जापान ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी थी कोविड-19 पर, सक्सेसफुली उसको कंट्रोल करने के बाद अब जापान ने नेशनल इमरजेंसी हटा दी है, तो आप इतना याद रखेंगे। बात करें अगर जापान की, तो PM कौन है यहाँ के, शिंजो अबे यहाँ के PM हैं। यहाँ के एम्परर का नाम आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि रिसेंटली बने हैं। एम्परर हैं नरूहितो, और नरूहितो के एम्परर बनने के साथ ही जापान में रीवा एरा स्टार्ट हो गया है। जापान की करेंसी क्या है, येन है जापान की करेंसी, तो आप याद रखिएगा। और रिसेंटली अपने सैटेलाइट्स को दुश्मनों से बचाने के लिए जापान ने स्पेस स्क्वाड्रन नाम की स्पेस डिफेंस फोर्स बनाई है, स्पेस स्क्वाड्रन, तो आप याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड थायराइड डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष आपका 25 मई को वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व किया जाता है। थायराइड देखिए हमारे गले में एक ग्रंथि होती है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। कहते हैं थायराइड बीमारी जो है मेल की अपेक्षा फीमेल में ज़्यादा होती है, इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है थायराइड बीमारी को, तो आप याद रखिएगा। और थायराइड में ऐसा भी होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है इसकी वजह से। इसके अलावा 25 मई को एक और डे मनाया गया, क्या नाम था उसका, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे, यानी अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। तो इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे और वर्ल्ड थायराइड डे दोनों एक ही दिन मनाए गए 25 मई को, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंट टाइम्स में किसको बाइसिकल गर्ल्स के नाम से फेमस किया गया है, तो रिसेंटली आपको पता है गुरुग्राम यानी गुड़गांव से दरभंगा लगभग 1200 किलोमीटर से भी ऊपर
अपने पिताजी को साइकिल पे बिठा के बिहार की एक लड़की लेके आई थी, उसका नाम था ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी को बाइसिकल गर्ल के नाम से प्रमोट किया गया है इंडिया में। तो आप देखिएगा, ज्योति कुमारी जो बिहार के दरभंगा से बिलोंग करती हैं, अपने पिताजी को 1200 किलोमीटर से ऊपर साइकिल पे बिठा के लाई हैं, क्योंकि उनके पैर, उनका एक्सीडेंट हो गया था और पैर डैमेज हो गया था, पैर टूट गया था इस वजह से। तो आप देखिएगा, और ज्योति कुमारी से इतना प्रभावित हुई है इवांका ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी, कि उन्होंने ट्वीट कर दिया है कि फैमिली को कैसे सपोर्ट करना चाहिए, या फैमिली क्या होती है, या अमेरिकन्स को इंडियंस से सीखने की ज़रूरत है। तो ये सही बात है, इंडिया में जो है फैमिलीज़ को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो आप देखिएगा, ये चर्चा में इसलिए ज्योति कुमारी क्योंकि रिसेंटली साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इनको ट्रायल के लिए बुलाया था, लेकिन ज्योति कुमारी ने मना कर दिया कि वो अभी अपनी स्टडीज़ पे फोकस रखना चाहती हैं, तो ट्रायल्स के लिए नहीं जाएंगी। तो आप याद रखेंगे, बाइसिकल गर्ल ज्योति कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट डेट पर स्टेटस पेपर जारी किया है। ये स्टेटस पेपर का 9th एडिशन है। आपको बताना है इस स्टेटस पेपर के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट का टोटल डेट कितना है। तो भारतीय सरकार का टोटल डेट है 68.6%। ये किसका परसेंट है? तो जीडीपी का। तो इंडियन गवर्नमेंट टोटल जीडीपी का लगभग 68.6% कर्ज लेती है। आप देखिएगा, लास्ट ईयर ये 68.7% था, 0.1% का डिक्रीज़ देखा गया है। ये जो आपकी स्टेटस रिपोर्ट है, इसमें 2018 और 2019 के बीच में एनालिसिस किया गया है। तो 2018 में आपका एक्सटर्नल डेट कितना था? 68.7%, जो 2019 में घट के रह गया है 68.9%। तो आप ये याद रखेंगे। इसके बात करें, सिर्फ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्सटर्नल डेट था आपका 45.7%, जो लास्ट ईयर 45.8% से 0.1% कम है। खास बात क्या है इंडिया के एक्सटर्नल डेट की? इंडिया के डेट की टोटल खास बात यह है कि इंडिया का डेट मोस्टली जो है डोमेस्टिक है। इसमें एक्सटर्नल डेट जो है ओनली 2.7% है। तो आप देख रहे हैं लगभग 96% से भी एबव आपका डोमेस्टिक डेट है। अगर इस 2.7% को कन्वर्ट करें वैल्यू में, तो इंडिया का टोटल एक्सटर्नल डेट है 5.12 लाख करोड़। तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक और खास चीज़ इसमें छपी थी कि आज तक इंडियन गवर्नमेंट ने जितनी भी सिक्योरिटी जारी की हैं, उनमें मैक्सिमम टेन्योर रहा है किसी भी सिक्योरिटी का, तो वो 37 ईयर्स रहा है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। इंडिया का एक्सटर्नल डेट कितना है? 68.6% हो गया है, 0.1% की कमी के साथ। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने आपको बता दिया है 45.7%, इसमें भी 0.1% की कमी हुई है। इंडिया की सिक्योरिटी का मैक्सिमम टेन्योर रहा है 37 ईयर्स। इसके अलावा इंडिया के टोटल डेट में से सिर्फ एक्सटर्नल डेट की बात करें तो 2.7% है जीडीपी का। तो आप इतना याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी फाइनेंस है, उसने 9th एडिशन जारी कर दिया है, स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट। देखिए, जो आपका स्टेटस पेपर है, इसकी शुरुआत हुई थी 2010 से लेकर 2011 तक। ये 9th एडिशन है और इसमें 2019 से लेकर 2022 तक की स्ट्रेटजी बनाएगी गवर्नमेंट डेट की। तो आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीट रिवॉल्यूशन एंड आत्मनिर्भर भारत, इस पर वेबिनार आयोजित किया गया। तो किसने आयोजित किया? एनसीडीसी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इन्होंने स्वीट रिवॉल्यूशन एंड आत्मनिर्भर भारत पर वेबिनार आयोजित किया। एग्जाम में आपसे पूछने इसका थीम क्या था? तो इसका थीम यही था, आप याद रखिएगा, स्वीट रिवॉल्यूशन एंड आत्मनिर्भर भारत। पर्पस क्या था इस वेबिनार का? तो पर्पस ये था, जो बी कीपिंग है उसको प्रमोट करने के लिए साइंस, जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको प्रमोट किया है बी कीपिंग के लिए, ताकि रूरल एरियाज़ में भी बेहतर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो आप ये याद रखिएगा, जो आपका वेबिनार हुआ है, इसको सिर्फ और सिर्फ एनसीडीसी ने ही ऑर्गेनाइज नहीं किया है, इसमें इंडिया बी बोर्ड, तो आप याद रखेंगे, बी बोर्ड ऑफ इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, जिसको आप नेशनल बी बोर्ड के नाम से जानते हैं। अगर बात करें एनसीडीसी की, तो 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है, आप इतना याद रखेंगे। 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ने बी कीपिंग को प्रमोट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 500 करोड़ का बजट सैंक्शन किया है। तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज़ 3 में कितने % कॉयर जियो टेक्सटाइल का यूज़ किया जाएगा? तो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसके फेज़ 3 में जितनी भी रूरल रोड बनेंगी, ग्रामीण सड़कें बनेंगी, उसमें 5% कॉयर जियो टेक्सटाइल का यूज़ किया जाएगा। तो आप याद रखेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कॉयर जियो टेक्सटाइल होता क्या है? तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। आपने नारियल देखा होगा, नारियल की जो हार्ड सरफेस होती है, उस पर ऊपर जो रेसेस जैसे होते हैं, उसको कहते हैं कॉयर। तो उसका यूज़ किया जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 5% ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। अगर बात करते हैं आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की, तो 2000 में लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके अंतर्गत रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 60% और स्टेट गवर्नमेंट 40% देती है बजट। बात करते हैं इस बार के फेज़ 3 की, तो इस बार के जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फेज़ 3 है, इसमें टोटल 1,25,000 किलोमीटर की सड़कें बननी हैं, ग्रामीण सड़कें। इसके लिए बजट कितना सैंक्शन किया गया है? तो 80,250 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस यानी FME स्कीम को किस मिनिस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो जो आपकी FME स्कीम है यानी फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। और ये मिनिस्ट्री देख कौन रहा है, तो हरसिमरत कौर बादल जी इस मिनिस्ट्री को देख रही हैं। बात करते हैं अगर FME स्कीम के तहत, देखिए इसमें क्या होगा। पहली बात तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसमें भी 60-40 का रेशियो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। इसमें 2 लाख जो माइक्रो फूड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। इसमें होगा क्या, जो आपकी क्रेडिट लिंक सब्सिडी होगी, इसमें जो भी माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज होंगे उनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35% या मैक्सिमम 10 लाख तक का क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा उनको। तो ये आप याद रखिएगा। ये स्कीम जो है टोटल 5 ईयर्स की है, यानी 2020-21 से लेकर 2024-25 तक रहेगी ये स्कीम, आप इतना याद रखिएगा। और इसमें जो है मेनली पेरेसिबल कमोडिटीज़, जो आपकी जल्दी समाप्त होने या जल्दी ख़राब होने वाली फसलें होती हैं उन पर फोकस किया जाएगा, नहीं पेरेसिबल कमोडिटीज़ पर। इसके अलावा क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाई जाएगी आपकी फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग स्कीम में। कभी आपसे ये पूछ सकते हैं कि टोटल बजट कितना एलोकेट किया गया है आपका फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग स्कीम के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत आपका 10,000 करोड़ का टोटल बजट एलोकेट किया गया है। इसमें नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके मिनिस्टर की अध्यक्षता में इंटर मिनिस्टीरियल स्टीयरिंग कमेटी जो है बनाई जाएगी, वही जो है इंप्लीमेंटिंग बॉडी होगी नेशनल लेवल पर, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है रिसेंटली UN मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से UN पीस कीपिंग के अंतर्गत कौन पहली भारतीय महिला बनी है जिनको नवाजा गया है। तो रिसेंटली UN मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सुमन गवानी जी को नवाजा गया है। ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं और सुमन गवानी जी ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला हो गई हैं, आपको याद रखना है। इसके अलावा इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि ये अवार्ड 2 लोगों को दिया गया है, तो अकेली सुमन गवानी जी नहीं है। ब्राज़ील की नेवल कमांडर हैं, उनका नाम है कार्ला मोंटेरियो। पूरा नाम काफ़ी बड़ा था इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में उनका लिख लिया, कार्ला मोंटेरियो। उनको भी ये अवार्ड दिया गया है आपका UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। कहीं कहीं शॉर्ट फॉर्म में आपको ये भी लिखा हुआ दिख सकता है कि UN मिलिट्री जेंडर अवार्ड से किस भारतीय को नवाजा गया है। तो इनको नवाजा गया है आपकी सुमन गवानी जी। क्यों नवाजा गया है, जो UN का पीस कीपिंग मिशन था साउथ सूडान में, उस दौरान इन्होंने बेहतरीन काम किया था, इसलिए 2019 में इनको इस अवार्ड के लिए नामित कर दिया गया है। अब जो 29 मई आ रही है उस दिन यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस इनको ये अवार्ड देंगे 29 मई को ही। क्यों, क्योंकि उस दिन UN पीस कीपिंग डे होता है। जो आपकी सुमन गवानी जी हैं वर्तमान में दिल्ली में पोस्टेड हैं। अगर कोविड-19 नहीं होता तो ये जाती न्यूयॉर्क अवार्ड लेने के लिए, लेकिन अब वर्चुअल तरीके से इनको अवार्ड दिया जाएगा। बात करें अगर यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा है इन दोनों महिलाओं के लिए, जो हमारी सुमन गवानी जी हैं और जो ब्राज़ील की नेवल कमांडर हैं कार्ला मोंटेरो, उनके लिए कहा है कि ये दोनों वुमेंस पावरफुल रोल मॉडल हैं आज की सोसाइटी के लिए। तो आप याद रखिएगा। बात करें अगर UN की तो 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और टोटल 193 मेंबर्स हैं प्लस 2 ऑब्जर्वर हैं UN में। और मैंने अभी आपको बताया सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुतेरेस। तो आप याद रखिएगा UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सुमन गवानी जी को नवाजा गया है। ये जो है हमारी प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन हैं, सभी ने इसका जवाब सही दिया था और ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है, आपको बताना है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।